बेमकसद मर जाना नहीं, मुझे एक मकसद है। आज हम जो बीजेपी आने के बाद देश में क्या होने वाला है, क्या बीजेपी से ही इस देश में हिंदुत्व का मानसिकता आया है या पहले से ही हिंदुत्व का मानसिकता आया है? वो आज बीजेपी के रूप में, खासकर मोदी के रूप में, या कहा जाता है कि मोदीत्व का रूप में, और भी आगे जाके भी कहा जाता है कि मोबामा के रूप में जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जो अभिव्यक्ति हो रहा है, इसका जड़ कहां है? क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी आने से पहले या मोदी आने से पहले ये देश बहुत सेक्युलर और डेमोक्रेटिक था, बहुत लौकिक या जनतंत्रवादी था। बीजेपी आने से ही ये बदल गया है, ऐसी बात तो नहीं है। मगर हमारे जो मानसिकता, खासकर जो मिडिल क्लास की जो मानसिकता, जो बुद्धिजीवियों का मानसिकता उदास होने के कारण हो या नहीं समझने के कारण हो, जो भी है, वहां से यहां तक हमको लाया है। ये सोचे बगैर, इतिहास में जाते बगैर हम आज की बीजेपी के बारे में या इसके हिंदुत्व के बारे में नहीं समझ सकते। जब तक नहीं समझ सकते हैं तो उसके विरोध में संघर्ष भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसा अभी साथी ने कहा कि जैसा हिटलर का एक 1930s के इंपीरियलिस्ट क्राइसिस से उभर के आया एक फासिज्म, जर्मनी में, इटली में, जापान में हिटलर, मसोलिनी, टोजो, जो तीन नियंता थे, ये तीनों भी वहां की सब तक की जो साम्राज्यवाद की एक संक्षोभ का, एक क्राइसिस का आगे रखे हुए प्रतिनिधि थे। क्योंकि 1930s में आज की स्थिति फिर से एक बार, जैसा मार्क्स कहता है कि इतिहास दोबारा एनेक्ट होता है, फिर से इतिहास हमारे सामने आता है। एक तो ट्रैजिक रूप में आता है, दूसरा फार्स रूप में आता है। आज वही हो रहा है, वही ट्रेजेडी रिपीट हो रहा है। 1930s में जो स्थिति था, जो साम्राज्यवाद बहुत क्राइसिस में गया था, जो ग्रेट डिप्रेशन में गया था, उससे उभरने के लिए जितने भी रास्ता ढूंढे थे रूजवेल्ट के नेतृत्व में, 4 बार चुना गया हो, वो नहीं हो सका। उससे निकल के ही स्पैनिश वार आया है, उससे आगे जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया है। तब तक इंपीरियलिज्म अपने क्राइसिस से उभर के बाहर आने के लिए एक हिटलर के रूप में एक फासिज्म को आगे लाए हैं। उस समय में उससे टक्कर लेने के लिए एक सोशलिस्ट कैंप था, एक रूस था, एक सोवियत यूनियन था। उसके नेतृत्व में पूरे दुनिया के जितने भी फासिस्ट विरोधी लोग थे वो खड़े हुए हैं, उसके नेतृत्व में संघर्ष किए हैं, जन युद्ध भी हुआ है और उसमें फासिस्ट फोर्सेस हार गए हैं।
तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस उभर के आए हैं। स्थिति तो वही है, मगर ऐसे एक शिविर नहीं है, जो एक सोशलिस्ट कैंप नहीं है हमको नेतृत्व देने वाला। बहुत से लोगों के मन में ये भावना है, पर इसी तरह समय हम सबको मालूम है कि उस समय से अगर आज की तुलना किया गया तो दुनिया भर में डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सोशलिज्म चाहने वाले लोग 1930s 40s से देखे तो बहुत लोग बढ़ गए हैं। बहुत पहले इराक के युद्ध के समय हिंदू में एक कार्टून आया था। वो बच्चा पूछता है डैडी से, डैडी क्या है? पूरे दुनिया में जितने भी सरकार है वो सब अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, पर जितने भी जनता है वो अमेरिका के विरोध में खड़े हुए हैं। ये स्थिति चल के आ रहा है। यार इसको एक ऑर्गेनाइज करना, इसको एक कंसोलिडेट करना, अगर ऐसे कहीं शिविर कहीं है तो उसको ढूंढना, हम तो ऐसे ढूंढते ही जा रहे हैं। चीन में ढूंढे थे कुछ दिन के तक 1976 तक, हाल भी 2006 तक नेपाल में भी ढूंढे थे, और अब भी फिलीपाइंस, टर्की वैसे देशों में ये साम्राज्यवाद से टक्कर लेने का एक जनयुद्ध की तरफ भी हम देख रहे हैं। इसी समय पूरे दुनिया एक तरफ देख रहा है, जो भारत में ये फासिज्म से, साम्राज्यवाद से, ये ब्राह्मणीय सामंतवाद से टक्कर लेने वाला एक नई दुनिया दंडकारण्य में बन रहा है, जहां 1 करोड़ लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। क्रांतिकारी के नेतृत्व में एक जनता सरकार को बना रहे हैं। उसके विरोध में जो ग्रीन हंट ऑपरेशन हो रहा है 2006 से लेकर, पहले जो साल्वाजुरन का दमन हुआ था, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में आदिवासियों के ऊपर होता था, अत्याचार महिलाओं के ऊपर, गांव जलाना, धान जलाना, ये सब होता था। वैसे जो साल्वाजुरन लोग करते थे, बाद में ग्रीन हंट ऑपरेशन आके आज तक भी चल रहा है। चौथी दशा तक 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजे हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नागा बटालियंस, सीआरपीएफ, जो भी नाम लीजिए, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो सकते हैं वो सबको भेजे हैं, और पूरे मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिए हैं उनको। इजराइल से लाए हुए अनमैन्ड एयरप्लेन्स भी दे दिए हैं, मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, ग्रेनेड्स यूज कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को मार डाल रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। फिर भी वहां के आदिवासी लोग उत्पादन में भाग लेते हुए अपनी एक सरकार, एक सेल्फ रिलायंट सॉवरेन सरकार को, जहां 1 करोड़ जनता रहते हैं, वहां बना लिए। आपके लिए खास ये बात है कि बाहर इतने पूरे भारत के इलाका में 2 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी कर लिए हैं, मगर दंडकारण्य में एक भी किसान का खुदकुशी नहीं हुआ। देखिए आप आंकड़े, मीडिया से भी कंसल्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वो एक अपने एक अल्टरनेट डेमोक्रेसी,
क्योंकि आज हमारा सवाल है कि बीजेपी आने से एक डेमोक्रेसी की क्या खतरा है। पहले बात यह है कि ये दो बात है इसमें, हमारा माइंड सेट ही चेंज करना है। जैसा पॉल फ्रेरे बोल के बड़ा एक एजुकेशनिस्ट कहता है कि वी हैव टू अनलर्न व्हाट इज लर्न्ड। अब तक जो सीखे हैं वो भूल जाना है। अब तक हमको यह सिखाया गया कि ये देश को राम से लेकर जितने भी अवतार हैं वो बनाए हैं, या इस देश को राजा लोग बनाए हैं, या इस देश को नेहरू से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक बनाया है। हमको यही कोई भी ये न बताया कि ये देश की जनता बनाया है। इनके इतिहास कहां लिखा ही नहीं गया। वैसे ही ये देश को अगर शासन देना है तो एक पार्लियामेंट बनना है। वो पार्लियामेंट में बैठने वाले ही देश को चलाते हैं, शासन करते हैं। 120 करोड़ जो जनता है, इसका काम सिर्फ इतना है कि 5 साल के एक बार एक वोट दे, बस हो गया है, डेमोक्रेसी बन गया है। अब यह डेमोक्रेसी के बारे में हमारा बीच में बहुत वार्ता चलता है, बहुत चर्चा चलता है, मगर लोगों के जो दैनंदिन जीवन में जो डेमोक्रेसी होता है, जो कल्चर में डेमोक्रेसी होता है, आपसी में जो डेमोक्रेसी होता है, गांव में रहने के लोगों में जो इंसानियत का संबंध होता है, यह डेमोक्रेसी होती बोल के हम नहीं समझते हैं। यानी दिए गए ये पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क के बाहर हम नहीं सोचते हैं। यानी हम खुद हमारे ऊपर एक सरकार बुला के रख लिए हैं और वो माइंडसेट में गए कि ये सरकार हमको चलाएंगे। ये एक बार इससे बाहर आके हम अपने राज हम ही चला ले सकते हैं, अपनी चीजें हमें तय कर सकते हैं। ग्रासरूट लेवल से, गांवों के स्तर से हमको जो चाहिए वो हम तय कर लेते हैं, क्योंकि 2 हाथों से और एक पेट से पैदा हुआ है। ये 2 हाथ एक काम करने के लिए है। और जितने भी लोग हैं इसमें एक कोऑपरेटिव तरफ से एक लेबर में शामिल होके हमारा जीवन हम तय कर ले सकते हैं। कैसे पॉलिटिक्स हमको होना, कैसी सत्ता हमको होना, क्या हमारा प्रायोरिटीज है, हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए पूरे जितने भी आदिवासी इलाके के जमीन है वो बांट लिए हैं। कोई ऐसे एक आदिवासी परिवार नहीं है दंडकारण्य में जिसे जमीन नहीं है। वो पूरा फरवरी 10 तारीख जो गुंडागढ़ के नेतृत्व में एक भूतकाल क्रांति आया है वहां ब्रिटिश के खिलाफ 100 साल से पहले। जैसे तो आप बहुत से आदिवासी इतिहास सुने भी हैं, कानू सिद्धि का सुने हैं, बिरसा मुंडा का सुने हैं, वीर नारायण सिंह का सुने हैं, साउथ में अल्लू सीतारामराव का सुने हैं, तेलंगाना में कोमरम भीम का सुना है। जो कोमरम भीम के नेतृत्व में नारा था कि अपना गांव में अपना राज, निजाम के खिलाफ में लड़ा है, ब्रिटिश के खिलाफ में लड़ा है। और वैसे ही उनसे पहले रामजी गोल्ड बोल के एक आदिवासी नेता ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा है, फांसी चढ़ा है। आदिवासी लोग जब से कैपिटल अमेरिका में एंटर हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुआ है, पूंजी जहां वहां पहुंचा है, तो पूंजी के विरोध में संघर्ष करना नई बात नहीं है। 500 साल से लड़ रहे हैं, कोलंबस के समय से, भारत में वास्को डी गामा का समय से बहुत साहस रूप से लड़े हैं, मगर हार गए हैं। मगर पहली बार
इंडिया में ही, भारत में ही ऐसे संघर्ष को, नक्सलबरी में ये आदिवासी के संघर्ष को, यानी ट्राइबल पीजेंट्री संघर्ष को एक विश्व दर्शन का नेतृत्व मिला है, एक सिद्धांत का नेतृत्व मिला है। तब से लेकर 45 ईयर्स से जो है वो आदिवासी संघर्ष चल रहा है। इसीलिए तो ना इंपीरियलिज्म ना सामंतवाद इस संघर्ष को मिटा नहीं सक रहे। हमारा समझ है, जो खासकर रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट का समझ है, कि ऐसे जो जनवाद होता है, ऐसे जो डेमोक्रेसी होता है, वो क्रांति से आने वाला डेमोक्रेसी है। वो वोट से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से आने वाली डेमोक्रेसी नहीं होता है। वो बुर्जुआ डेमोक्रेसी भी नहीं होता है। कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी भी आप इतिहास पढ़ सकते हैं, शायद आप तो उसमें बहुत रिसर्च भी किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बुर्जुआ डेमोक्रेसी देश में आना भी मुमकिन नहीं है। वो एक इंग्लैंड और फ्रांस दो ही देश हैं जहां सामंतवाद को ध्वस्त करके कैपिटलिज्म आया है। रूल ऑफ लॉ का बात इंग्लैंड में हो सकता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के नाम फ्रांस में हो सकता है, पर जब पूंजी और भी आगे जाके एक मोनोपोली बनता है, एक इंपीरियलिज्म बनता है, एक साम्राज्यवाद बनता है, तो कहीं भी साम्राज्यवाद बुर्जुआ डेमोक्रेसी को भी नहीं आना देता है। यह है हमारा एक्सपीरियंस 1857 में। इससे ही निकलता है कि उससे उभर के जो आया है, हमारे पास तो इसका समर्थन ब्राह्मणीय सामंतवाद से मिला है। बहुत से लोग एक तरफ ब्राह्मणवाद के बारे में कहते हैं या कुछ लोग सामंतवाद के बारे में कहते हैं, मगर भारत में जो है सामंतवाद वो ब्राह्मणीय सामंतवाद है, ब्राह्मणिकल फ्यूडलिज्म। बहुत समय से, अगर है ऐसा है तो राम के समय से लेकर, वर्ण समाज के समय से लेकर, ब्राह्मण क्षत्रिय के समाज से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी आए तक इस देश में जो चला है वो ब्राह्मणीय सामंतवाद। उसकी रक्षा करने के लिए जितने भी रामायण लिखा गया है, उसकी रक्षा करने के लिए आज आप कंपेयर भी कर सकते हैं ऋषियों का और क्षत्रियों का बीच में जो तालमेल है। क्षत्रिय का राज को निभाने के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, ऋषि का आश्रम चलाते हैं, और ऋषियों के लिए सैकड़ों एकड़ का जमीन देके उसका पाल पोष करते हैं क्षत्रिय लोग। जितने भी पुराने पढ़िए, रामायण पढ़िए, जो भी पढ़िए, एक एक ऋषि को सैकड़ों एकड़ जमीन रहता है, पशु संपदा रहता है, बड़ा आश्रम मेंटेन करता है। एक तरफ तो एक सन्यासी है। वैसे कहावत भी है, सन्यासी उतना आश्रम मेंटेन करने के लिए कितना मेंटेनेंस होता है उसका। क्यों? एक जो पुरोहित वर्ग है, ये क्षत्रियों का जितने भी शासन चल रहा है, जितने भी सामंतवाद की दमन चल रहा है, उसको समर्थन करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल एक क्लास को, जो आज हम जो ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, वैसे एक ब्यूरोक्रेसी बनाए हैं। आज की स्थिति भी देखा जाए तो सरकार की जितनी भी सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, आज जो सरकार लैंड एक्विजिशन बिल के नाम से जो लैंड बैंक्स बना रहा है, ये सब ऋषि के समय में क्षत्रिय लोग उसको जैसे जमीन दिए हैं, वैसे जमीन देने की बात है। और वो राम क्या किया है? जंगल में जाके आदिवासियों को मार डाला है राक्षस के नाम से। फर्क इतना है कि वो दंडकारण्य से होते हुए श्रीलंका को गया है, आज की सरकार श्रीलंका से होते हुए दंडकारण्य में आया है। बस फर्क इतने ही है। यानी ये ब्राह्मणीय सामंतवाद ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, 1857 होने के बाद दलाल बन गया है साम्राज्यवाद का। उसके साथ
कि इसमें से अंग्रेजी वाले भी ये सीख लिए कि इंग्लैंड में हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं या फ्रांस में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं कि सामंतवाद को ध्वस्त करके कैपिटलिज्म ला सकते हैं, ये भारत में नहीं चलेगा। इसे हम दोस्ती करेंगे, इसको हम कोऑप्ट करेंगे। 1857 में तय कर लिया है, क्योंकि पूरे रियासतों के ऊपर, संस्थानों के ऊपर युद्ध था उनका। आपको तो मालूम है पूरा हिस्ट्री, बहादुर शाह के नेतृत्व में झांसी हो, तांत्या तोपी हो, जो जितने भी लोग लड़े हैं वो सब रियासत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राजा है। वो राजा के नेतृत्व में जो सामंतवाद है उसको दस्त करके यहां को पूंजी लगाना चाहते थे, इंडस्ट्रीज को लाना चाहते थे। मैं तय कर लिया कि ये होने वाला नहीं है। जब ये होने वाला नहीं है तो इनको कोऑप्ट करेंगे, इनको दोस्त बनाएंगे, इनको हमारा दलाल बनेंगे, रनिंग डॉग बनाएंगे। बना लिया है। ये भी सोचा कि हम अंग्रेजी से टक्कर लेना नहीं है, अंग्रेजी से दोस्ती करना है, क्योंकि अंग्रेजी वाला हमारे जो ब्राह्मणीय विश्वास है, जो ब्राह्मणीय ट्रेडिशंस है, उसको कोई करने वाला नहीं है। उसको तो नए ढंग से निभाने वाले हैं। ये जब समझ लिया है, तब तक तो भारत के पूरे जनता किसान थे। मार्क्स तो कहता है जो 1857 संघर्ष में भाग लिया है, वो लोग सब जो यूनिफॉर्म डाल के जो भाग लिया है, जिसे हम सिपाही कहते हैं, वो सब लोग कब हैं? किसानों के बेटे हैं। दे आर द peasants in the uniforms। मार्क्स जो 1857 वार के बारे में लिखा है, मार्क्स तो पहली आदमी है जो हम जो खासकर यहाँ के इतिहास यानी अंग्रेजी इतिहास जिसे पितूरी कहता है, उसको नहीं, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार बोला। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार तक जो यहाँ के पेजेंट्री थे, इसको अंग्रेजी हिंदू मुस्लिम वैसा बांट दिया। कभी हम ऐसा नहीं सोचे हैं। भारत की जनता अपने आप को किसान वैसा समझे या अलग अलग ट्रेड में रहने वाले समझे हैं। जितने भी वर्ण व्यवस्था हो यहां, फिर भी आम जनता, यहां जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर में पार्ट लेने वाले लोग हैं, वो सब जनता अपने आप को किसान समझे हैं, अपने आप को इंसान समझे हैं। अपने आप को इंसान समझने वाले, अपने आप को किसान समझने वाले पूरे भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम का डिवीजन कर दिया है अंग्रेजी वाले। उससे आगे जाके ऐसे नहीं कि कभी उससे हम संघर्ष नहीं किए हैं। वैसे तो कभी से वर्ग समाज बना है, तब से लेकर वर्ग संघर्ष होता ही रहता है। मैं जो रामायण की बात बोल रहा हूं या पहले के वैदिक समय के बहुत बात बोल रहा हूं, तब से भी चारवाका लोग हैं, लोकायत लोग हैं, नास्तिक लोग हैं। ऐसा नहीं कि कभी जब वर्ग संघर्ष होता है तो वर्ग संघर्ष होता ही रहता, वर्ग समाज जहां तक है तब तक वर्ग संघर्ष होता ही रहता है। मगर इसमें आगे आके 1857 तक जो विभाजन, जो रूलिंग क्लास जो किया है, और भी आगे जाके, वैसे तो पंजाब में ही सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद के विरोध में जो अमेरिका में, कनाडा में जाके जो पड़े हैं, वो लोग आके गदर पार्टी बनाए हैं। सबसे पहले क्रांति की जो कोशिश किया गया है देश में ही, सबसे पहले पंजाब में हुआ है, गदर पार्टी आया है, एक सशक्त संघर्ष चला है। और भी आगे जाके अगर पीछे जाके देखा है तो जो हिंदुत्व का जितने भी दमन है या सोच है, उसके विरोध में संघर्ष करे आने वाला आपके गुरु नानक है। गुरु नानक से लेकर गदर तक यह भी तय किए कि अगर लोग चाहे तो, अगर जनता चाहे तो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल के बारे में कोई हिचकिचा नहीं हो सकता है। तलवार लेके भी लड़ सकते हैं, वैसे नहीं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क में ही स्ट्रगल्स होना चाहिए। रिलीजन के ऊपर भी जो संघर्ष आया है, बाहर की बात ही नहीं कह रहा हूं, वैसे पूरे देश में भी बहुत मैं दिखा सकता हूं भक्ति के मूवमेंट के समय में। खैर वो अगर छोड़े तो भी एक पॉलिटी के लिए, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए देखा गया है तो एक 100 साल पहले एक गदर पार्टी की क्रांति बना है। और आज भी जहां कहा जाता है, जैसा बिपिन चंद्र कहा है
लेनिन इन द मेकिंग, भगत सिंह, किसान मजदूर राज लाने के लिए भी यहां संघर्ष किया है। मगर होना बोल के ब्रिटिश सरकार जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को आगे लाया है वो पूरा पार्टियां ज्यादा, खासकर कांग्रेस पार्टी। अब इसमें देखिए, बाल गंगाधर तिलक से समय के लेकर राजीव गांधी तक अगर उनका पॉलिटिक्स को आप एनालिसिस किए तो सब लोग हिंदुत्व भावना राजनीति में लाए, से लोग लाए। तिलक भगवत गीता की बात लेता है, गांधी जी भगवत गीता का बात लेता है। तिलक को भगवत गीता में हिंसा दिखता है, गांधी को भगवत गीता में अहिंसा दिखता है। एक हिंदू रिलीजन एक ऐसा रिलीजन है कि आप जो भी इंटरप्रेट कर सकते हैं वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर मूल रूप जो है इसमें हिंसा ही है। दुनिया में एक भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो अपने मूल ग्रंथ में ही हिंसा का उत्प्रेरण देता है। वो हिंदुत्व है, वो गीता है। खुद कृष्णा कहता है, जिसे अवतार माना जाता है, कि मारो, भाई हो, दोस्त हो, गुरु हो, जो भी मारो, मैं हूं यहां, मैं परमात्मा हूं, मैं ही देख लूंगा। द प्रीचर हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं कहा है, वो खुद अवतार नहीं है, वो गॉड सेंट रिप्रेजेंटेटिव है। मोहम्मद ऐसा नहीं कहा है, उसको भी हम अवतार नहीं मानते हैं, गॉड नहीं मानते हैं, वो भी ऐसा ना कहा है। खुद जो अवतार है, जिसे भगवान मानते हैं, वो भगवान कहता है कि हिंसा करो, तुमको कुछ होने वाले नहीं है, मैं हूं, मैं देख लूंगा। नर को कहता है कृष्ण परमात्मा, और वो भी कहता है कि ये समाज समान समाज नहीं है। ब्राह्मण यहां से आया है, शूद्र पांव से, पैदल से आया है। यानी बाद में जो अंबेडकर यहां के समाज के बारे में एक हायरार्किकल सोसाइटी बोल के कहता है, वो हायरार्किकल सोसाइटी के बाद गीता में, भगवत गीता में है। और आगे ले जाके मनु जो कहा है, आप बहुत बार सुने हैं शायद, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनाइज कर दिया। हिंदू समाज के लिए जो फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है, आज भी लागू है जो कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन तो देखने के लिए, पढ़ने के लिए है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन आज देश में लागू है वो मनु का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मनुस्मृति है। आज जितने भी आरएसएस वाले पूछ रहे हैं, वो मनुस्मृति में जो है वो चीजें पूछ रहे हैं, वो होना चाहिए। भारत में रहने वाले, ये तो भारत नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही हो सकता है। जितने भी हिंदुस्तान में हैं वो सब हिंदू लोग हैं। अगर कोई है और वो सब कन्वर्टेड है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो पूरा कन्वर्टेड है, इसलिए वही लोग रहना चाहिए। और आगे जाके क्या कहते हैं, घर वापसी, आइए अपने घर आप आइए, क्योंकि आपका घर हिंदुस्तान है, आप सब हिंदू है, आप पूरा हिंदू रिलीजन में आ जाइए। ये रिलीजन बात नहीं कहते हैं, हिंदू नेशन में आ जाइए। हिंदुस्तान एक देश है, हिंदुस्तान में रहने वाले एक नेशनलिटी है, वो नेशनलिटी हिंदू लोग हैं। ऐसा ये बीजेपी वाले ही पहले नहीं कह रहे, इंदिरा गांधी भी कहा है, एक देश है, एक पार्टी है, एक नेता है। इंडिया है, 12वां जो कांग्रेस प्रेसिडेंट था वो कहा था, एक ही देश है भारत, एक ही नेता है इंदिरा गांधी, एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वही इमरजेंसी ला सकता है, वही शासन कर सकता है। ये एक ही देश, एक ही जात, यानी एक ही कौम, ये जो है आज जो साम्राज्यवाद के बारे में हम कहते हैं कि मोनोपोली, एक ब्राह्मणीय भाव है। दूसरी तरफ आता है कि देखें तो ब्राह्मण के रिलीजन में अस्पृश्यता है, मैं किसी को न छू सकता हूं, मुझे कोई छू सकता है, मैं खाना खाए जिसम आप देख सकते नहीं, मुझे दृष्टि दोष है और स्पर्श दोष भी है। ब्राह्मण को ना, ब्राह्मण को क्षत्रिय, जब ब्राह्मण खाता है तो क्षत्रिय भी नहीं देख सकता है,
ब्राह्मण को क्षत्रिय भी न छू सकता है। वैसे लोग, यानी 3% लोग हैं ऐसे सोचने वाले ब्राह्मण लोग देश में, वो आज आकर हमको कहते हैं कि पूरे आप सब हिंदू हैं इसलिए हिंदुस्तान में पैदा हुए। यहाँ के आदिवासी हिंदू है जिसे आदिवासी को रिलीजन ही नहीं है। ये भावना सब फिर से जो उभर के आ रहा है। एजी नूरानी तो फ्रंटलाइन में लिखा है, आप में अगर कोई नहीं पढ़े तो जरूर पढ़ना है, कि 1920s में 1930s में जो भी भावनाएं जर्मन से आए, फर्क इतना है कि उस समय के यहाँ के लोग कहते हैं कि जर्मनी लोग यहाँ से वेदा चुरा कर ले गए हैं, वो वेदा में जो है वही जर्मनी में हिटलर लागू कर रहे हैं। बात वो नहीं, फर्क इतना है कि जर्मनी में जो आर्य समाज है, आज तो इतिहास के फिर से लिखने के शुरू कर रहे हैं कि आर्या बाहर के लोग नहीं है, आर्या यहाँ की लोग हैं। अब जो भी है यहाँ की लोग हैं, यहाँ की लोग हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, यहाँ की लोग हैं। इसके बारे में इरफान हबीब वैसे लोग, के आर एस शर्मा वैसे लोग या कौशाम्बी वैसे लोग गलती बातें लिखे हैं। ये सब यहाँ के लोग हैं, आर्य भी यहाँ के लोग हैं। जो आर्यावर्ता कहते हैं यही आर्यावर्ता है। असली बात यह है, जो जर्मनी के साथ ही कहा भी है कि जब इंपीरियलिस्ट का क्राइसिस आया, तो जब इलेक्शन में हिटलर गया तो पहले उनका नारा था, मैं नेशनल सोशलिज्म लाऊंगा। इलेक्शन प्रॉमिस था, पार्लियामेंट इलेक्शन में हुए उसे जो मैं नेशनल सोशलिज्म लाऊंगा। सत्ता में आने के बाद पार्लियामेंट को जलाया है और युद्ध में गया है। वो आर्य जो मत है, जो वहां की आर्य के जो खाउन की बात है, उसका सिंबल है स्वस्तिक। हिटलर जब अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, उसी समय में हेडगावर यहां आरएसएस शुरू किया है। नूरानी भी लिखा भी है कि यहां की हेडगावर और गोलवाल्कर, खासकर हेडगावर वहां जाके, मजानी वहां जाके वहां की इटली की मुसोलिनी की मिला है, वो किताबें में जो लिखे हैं वो यहां के लाए हैं, स्वस्तिक सिंबल लाए हैं। आप देख सकते हैं पूरे आज के संघ परिवार लोग वो स्वस्तिक सिंबल को यूज कर रहा है। यानी जर्मनी में जो फासिज्म, उनका मानना था कि आर्य जिसके जिस्म में आर्य का रक्त ही बहता है, वही पूरे दुनिया को शासन कर सकते हैं। हिटलर तो वही चाहता, नहीं हुआ है दूसरी बात है, हिटलर वही चाहता। आज वही हिटलर के फासिज्म से उत्प्रेरित होके, वही स्वस्तिक को सिंबल लेके, वही आर्य का बात लेके, आज जो सरकार में जो आरएसएस लोग, जो बीजेपी लोग, जो संघ परिवार लोग आए हैं, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान है, यहां हिंदू ही रहना है, गैर हिंदू जो होता है इसमें शामिल होना है, रिकन्वर्ट होना है, घर वापस आना है। और आगे जाके भी कहते हैं कि देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको वोट हक नहीं देना है, वोटर लिस्ट से उसका निकाल देना है, हिंदू लोग ही वोट करना है। यानी आगे जाके जो ये पार्लियामेंट है, ये भी खैर कल वही कैसे होने वाला है। बीजेपी को लैंड बिल लाना चाहते हैं वो लोग, पहली बार नहीं हो सका है, दूसरी बार कोशिश कर रहा है, शायद राज्यसभा में उसका मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो क्या करेगा, पार्लियामेंट को रद्द करना पड़ता है। इंदिरा गांधी वही किया है 1975 में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मोदी की बात नहीं है, ये बात जो साम्राज्यवाद सामंतवाद के सोच विचार के जो शासक है उसकी प्रॉब्लम है। जब तक ये नहीं समझे, इसलिए तो मैं कह रहा था कि जो दंडकारण्य में जो जनता सरकार चल रहा है, उसके समय जो दो पार्टियां का यूनिटी हुआ है, तो 2007 में जो यूनिटी कांग्रेस हुआ था, उसका ऐलान यह था कि आम जनता के लोगों को आवाज दे दिया कि हमारे सामने दो मुद्दा है, साम्राज्यवाद के विरोध में मिलिटेंट संघर्ष कीजिए, वो पहली डेंजर है हमारे लिए, दूसरी है जो हिंदुत्व फोर्सेस है उसके विरोध में मिलिटेंट संघर्ष कीजिए। क्योंकि खासकर हमारे देश में साम्राज्यवाद का दलाल होकर हिंदुत्व, ब्राह्मणीय हिंदुत्व जो है हमारा शासन कर रहा है। ये अलग अलग बात नहीं है,
आप सिर्फ ब्राह्मणवाद के बारे में समझते हैं तो एक भावना है, उसको आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो भावना दलितों तक गया है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में ही एक कास्ट दूसरा कास्ट सब कास्ट के विरोध में जो संघर्ष है हमारे पास भी देखते हैं, शायद आपके पास है। मादिगा समझता है माला को ब्राह्मण, एक ब्राह्मणकल आइडियोलॉजी ऐसे है कि जैसा इंपीरियस्ट आइडियोलॉजी एक मोनोपोली आइडियोलॉजी होता है, ब्राह्मण का भावना भी अपने मुट्ठी में ही ज्ञान रहे, अपने मुट्ठी में ही शासन रहे, जो कुछ कहना है गांव के लिए मैं ही कहना है, जो पुरोहित कहता है, जो पटवारी कहता है, जो गांव में गोरा कहता है वही बात चलता है, कोई बात नहीं चल सकता है। ब्राह्मण के भावना में पूरे ज्ञान अपने मुट्ठी में है, जैसा भावना है, जैसे ही कैपिटल भी मोनोपोली जब बनता है तो उन्हें खुद ही करना है और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये दोनों भावना को जम गया है। एक तेलुगु में एक ड्रामा लिखा है कन्या शुल्कम बोल के, उसमें कहता भी है, जो ब्राह्मण साथ देख भी सकते हैं आप, जो ब्राह्मण अंग्रेजी लोगों को म्लेच्छा कहते थे, अनटचेबल कहते थे, वैसे ब्राह्मण जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स में ही मानते थे, वेदा में ही मानते हैं, वैसे ब्राह्मण जब अंग्रेजी वालों के दलाल बन गए हैं तो जितने भी इंग्लिश लॉस हैं उसमें पानी को मछली वैसे आ गए हैं। आज आप दिल्ली से लेकर चेन्नई तक देख सके तो पूरा ब्यूरोक्रेसी में वो लोग हैं। इंग्लिश भाषा हो या इंग्लिश शासन हो, उसका इंटरप्रिटेशन हो, आज देश में कौन कर सकता है? ब्राह्मण कर सकता है। उतने अच्छे बराबर हो गया है क्योंकि उसमें मेकिंग में, ब्राह्मणिक भावजाल के मेकिंग में मोनोपोली से जमने वाले, मोनोपोली का दलाली करने वाला एक बात है। ये मैं केवल एक जाति के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये भावना के बारे में कह रहा हूं। ये भावना प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भावना है। आप जैसा जैसा प्रॉपर्टी क्लास बनते जाते हैं वैसे वैसा ब्राह्मण बनते जाते हैं, ब्राह्मण के आइडियोलॉजी में आके जाते हैं। आपका ही एग्जाम्पल देखिए, आप क्या बोले तो यहां के शासक के बारे में बोल रहा हूं मैं। पहली बार हिंदुत्व का मैनिफेस्टेशन बहुत जोर से एक जेनोसाइड वैसे जो हुआ है वो हुआ है 1947 में। 1947 के देश विभाजन के समय जितने दंगे फंसे हुए हैं, मैं कल भी सुना था कि पंजाब में 12 लाख लोग मर गए हैं, हजारों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, परिवार बांटा गया है पाकिस्तान में और पंजाब में या इंडिया में। पहली बार जो रिलीजन के रूप में, हिंदू मुस्लिम के रूप में जो दंगा हुआ है या सिख मुस्लिम के रूप में जो दंगा हुआ है 1947 में हुआ है। यानी पूरी पॉलिटिक्स में रिलीजन आना, तिलक लाया है, गांधी लाया है, नेहरू लाया है, इंदिरा गांधी लाया है। हमारे जमाने में जो लोग यहां बैठे हैं, हमारे अनुभव में तो सबसे ज्यादा राजीव गांधी लाया है। 47 के बाद बड़े पैमाने पे जो जेनोसाइड ऐसा हुआ है वो पंजाब में हुआ है 1984 में। उनका पॉलिटिक्स जो भी हो, वो बहाने लेकर, वो मौके लेके, जो इंदिरा गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो मिलिट्री का हमला करवाया है, अब ये बात जब तक आप राज के विरोध में नहीं सोचते हैं तो ये डेंजर में हम फंस जाने वाला है। हमारे साथ ये हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान मजदूर लोग सशस्त्र संघर्ष में थे, 3000 गांवों में 10 लाख एकड़ को विमुक्ति करके एक तरह के लाल राज बनाए थे। उस समय 1947 में जहां दिल्ली में राज बना है तो नेहरू पटेल निजाम नवाब का बहाना लेकर, यानी वो तो बहुत ऑटोक्रेट है, डिक्टेटर है, जो मिडिल एजेस फ्यूडलिज्म का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, उसके विरोध तो लोग लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में।
मगर दखल लेके तेलंगाना में सेना को भेजा है। भाइयों सुनिए इतिहास के बारे में, तब तक न संविधान बना था, 1948 के बाद कह रहा हूं, तब तक न संविधान बना है, तब तक न पार्लियामेंट बना है, मगर नेहरू पटेल तय किया कि हैदराबाद रियासत के ऊपर सेना भेजेंगे, कश्मीर के रियासत को सेना भेजेंगे। हम खुश थे, हम खुश इसलिए थे कि वहां के नवाब मुस्लिम है, कश्मीर की जनता मुस्लिम है, मान देने दो। ये मानसिकता में जो पहले लिखा था, हम में जो मानसिकता है, हम हिंदू रिलीजन में पैदा हुए हैं इसलिए हम हिंदू है, ये मानसिकता है। जितना भी पढ़ाई हो, जितना भी चेतना हो, जितना भी लर्निंग हो, जो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि हम इंसान है। हम एक इंसान होकर पैदा हुआ है, नंगा पैदा हुए हैं, न हिंदू होकर पैदा हुए हैं, न सिख होकर पैदा हुआ है, न इस्लाम मुस्लिम होकर पैदा हुआ है, हम इंसान होकर पैदा हुआ है, ये नहीं सोचते हैं। खासकर बुद्धिजीवी लोग है तो इंसान है, नहीं तो किसान मजदूर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। रिलीजन तो अप्राय है, विदाउट रिलीजन वन कैन लिव। वो तो कोई अन्न नहीं है, वो तो पानी है, वो श्वास है, कुछ नहीं। वो एक अपनाया हुआ एक कल्चर है, वो नकार कर दिए, जी सकते हैं। इंसान न होके नहीं जी सकते हैं, कोई ट्रेड में नहीं रह के नहीं जी सकते हैं, कोई उत्पादन में भाग नहीं लेके नहीं रह सकते हैं। हमारे यहां तक आगे पहुंचे हैं कि हम सब अपने आप को कोई कास्ट से, कोई रिलीजन से संबंधित ही देख लेते हैं, मगर हम एक इंसान बोल के इतना भाटा गए हैं। चिन्हुआ अचेबी बोल के एक राइटर लिखता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट, एक ही इंसान है, एक शरीर है, इसके पूरे अंग जो है खत्म होके इधर इधर गिर गया है। ये सब हमको इससे साजिश जो किया है, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का साजिश है। ऐसा अगर हमारा मानसिकता एक माइंडसेट बनने का स्थिति है। इसमें खासकर आज जो बात हम आरएसएस के बाद या बीजेपी के बाद, बीजेपी सरकार में आने के बाद कह रहे हैं, इसका 1984 में शुरू हुआ है। आज की अगर इतिहास को देखा गया तो, खासकर पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखा गया तो देखिए, एक बार सोचिए, जैसा हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, एक तो एक ट्रैजिक रिपीटेशन है। 84 में गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला हुआ है, दिल्ली और आसपास में 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक हजारों सिखों लोग मारा गए हैं। वही 84 दिसंबर 2 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है, इसमें 3000 लोग मर गए हैं। एक बार सोचिए, जैसा एक ग्लोबलाइजेशन साथ साथ हिंदुत्व चल रहा है, एक बार याद कर लीजिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी वैसा एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक विष प्रयोग होता है यहां की जनता के ऊपर, पॉइजनस गैसेस रिलीज हो सकता है, होता है उस तरफ, 3000 लोगों को मारता है हिंदुत्व लोग इस तरफ, फिर भी इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होता है। और राजीव गांधी कहता है कि, खासकर हिंदी राज्यों में कहता है कि हिंद करेगा हिंदू राज। खैर, राजीव गांधी हिंद करेगा हिंदू राज कहता है, हम क्या किए हैं? इसलिए मैं मानसिकता का बात बोल रहा हूं। इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में किसी को भी उतना वोट्स नहीं आया जो राजीव गांधी का आया। 401 लोकसभा सीट जीत लिया है राजीव गांधी, 401। ये तो डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप सब मानते हैं ना, पार्लियामेंट से डेमोक्रेसी आता है। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये ऐसी डेमोक्रेसी है जो एक पूरा खौफ को खत्म कर देता है, पॉइजनस गैस को रिलीज करता है, हिंद करेगा हिंदू राज कहता है, फिर भी इलेक्शन में जीतता है। तो ये तो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी हो सकता है? उसी समय बाबरी मस्जिद में दरवाजा खोल दिए हैं, क्योंकि वहां का राम का, बाल राम का, जो राम लल्ला का मूर्ति मिला है बोल के उसका दरवाजा खुला दिया है पीवी नरसिम्हा राव। तब से शुरू हुआ है। यानी, और ये सब कहते करते हुए क्या करता है, बॉम्बे में जाता है
इंडियन नेशनल कांग्रेस का 100th ईयर, 1885 इज द 100th ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बना है। वो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई नेशनल बुर्जुआजी आया तो एटी दादा भाई नौरोजी है जो प्रेसिडेंट बना है। बाद में सब जो लोग आए हैं पूरे दलाल लोग आए हैं, एजेंट्स आए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो 1985 में ये वहां दराज खुलने के बाद बॉम्बे में जाके कहता है कि मैं ये देश को 21st सेंचुरी में ले जाऊंगा। ये है 21st सेंचुरी में मोदी आया है, ये है हमारा 20th सेंचुरी। यानी मेरा कहना है कि आज जो मोदी राज में आया है वो राजीव गांधी का और एक अवतार है। इसलिए मैं कहता हूं कि 1884-85 एक कर्टन रेजर है, ग्लोबलाइजेशन का एक कर्टन रेजर है। खासकर आप पंजाब में गुजरा है वो बात, सिखों के साथ गुजरा है वो बात, बाबरी मस्जिद में गुजरा है वो बात, जो रामलला का मूर्ति की खोल देने से, दरवाजा खोलने से, या भोपाल गैस ट्रेजरी में हुआ है। बाद में हुआ है 1991। इसमें कहने का और एक बात है, जैसा बीजेपी या संघ परिवार जबरदस्त बनते आ रहा है, इसमें हमारा रोल क्या है और वो कैसे एक एक समय को इस्तेमाल किया है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी पूरे फंडामेंटल राइट्स रद्द कर दिया है। हम सब जेल में थे, पूरे इमरजेंसी जेल में थे। देश में 1,50,000 लोग जो सफेद कपड़े पहनने वाले इमरजेंसी में जेल में थे। आदिवासी लोग, दलित लोग, मुस्लिम माइनॉरिटीज, संघर्ष में रहने वाले लोग जेल में रहना कोई नई बात नहीं। खासकर नक्सलबरी श्रीकाकुलम के समय से जेल में रहना तो एक ऐसा है कि हम जिंदा है, नहीं तो एनकाउंटर में मार डालने वाला है अगर नक्सलाइट्स है तो। मगर हम जैसे लोगों को भी जेल में जाना, पूरे जेल में रहना जो है इमरजेंसी में आया है। तो इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी को विरोध करने वाले बीजेपी लोग भी जेल में थे। मगर अगर आपको याद है तो आरएसएस के लीडर तो इमरजेंसी के बारे में कहा कि ये अनुशासन पर्व है, होना चाहिए इमरजेंसी। इमरजेंसी से एक डिसिप्लिन आता है, रेल टाइम पे चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है, लोग डिसिप्लिन से रह रहा है, इसलिए एक अनुशासन पर्व है, ये होना चाहिए बोल के आरएसएस वाले ऐलान किए। विनोबा भावे इमरजेंसी का सपोर्ट किया है। रिलीजन जब मौका है तो किसको समर्थन करता है एक बार याद कर लीजिए। विनोबा भावे इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया है अनुशासन पर्व बोल के, आरएसएस वाले सपोर्ट किया है। उस समय जो जेल में बीजेपी लोग और आरएसएस वाले थे, उनसे जितने भी जेल में लोग थे उनसे दोस्त बना है। जो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग बीजेपी से दोस्ती किए हैं। इमरजेंसी लिफ्ट होने के बाद जो बीजेपी पहली बार यानी जनता के पार्टी के नाम से आया है, वो तय किए कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, फॉरेन अफेयर्स ये हमारे हाथों में रखेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी फॉरेन अफेयर्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। तब से देखिए 1977 से लेकर आज तक देश भर में मीडिया में, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन में आरएसएस लोग फैल गए हैं। फैल जाके शिक्षा के लेकर 1977 से शुरू हुआ है। रोमिला तापर का किताब, आर.एस. शर्मा का किताब, गोस्वामी के किताब, इरफान हबीब के किताब, ये भारत का इतिहास नहीं हो सकता है, इसको रद्द कर दीजिए। 1977 से शुरू हुआ है। यानी सुपर स्ट्रक्चर पे अपना भावना के प्रभावित करने का जो कोशिश, जो लेजिटिमेसी मिला है इमरजेंसी के कारण, जो लेजिटिमेसी मिला है वो लेजिटिमेसी से संघ परिवार लोगों को मिला है। वो लेजिटिमेसी लेके संघ परिवार लोग कितने किए हैं बाबरी मस्जिद तो आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में
आदिवासी लोगों का, आदिवासी महिलाओं का सामूहिक अत्याचार करके उसको वीडियो लेके बजरंग दल कैंपों में बताए हैं, बता के कहते हैं कि हमारे साथ औरंगजेब के समय में, क्या ये मुस्लिम दौलत के समय में ऐसा हुआ था, इसका बदला लेने के लिए हम इससे ऐसे ही करना है। आज भी हो रहा है आरएसएस कैंप में, गुजरात के समय में हुआ है, मुजफ्फरनगर के समय में हुआ है, आज भी हो रहा है। ये बहाना लेके होते हैं कि हम जो भी अत्याचार कर सकते हैं, हम जो भी अत्याचार कर सकते हैं, उसके लिए हमारे लिए सैंक्शन है। कहां से सैंक्शन है? ये सब हमको जो शासन किए हैं मुस्लिम लोग, उनके साथ हम जो भी कर सकते हैं, दलितों के साथ जो भी कर सकते हैं, आदिवासी लोग के लिए जो भी कर सकते हैं, ये आज संघ परिवार के शिविर में बताया जा रहा है, वीडियोस बताया जा रहा है। आज आप देखिए, अगर गढ़चिरौली या दंडकारण्य में जाके देखिए, यही बात माओइस्ट के साथ भी हो रहा है, यही बात वहां के आदिवासियों के साथ भी हो रहा है। आदिवासियों का महिला गांव जला के, आदिवासियों के महिलाओं का अत्याचार करके, छोटे छोटे चिप्स बना के, जो वहां टैक्सी चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनको देके जब चलाने के समय में उसे बताने के लिए वो टैक्सी ड्राइवर को कह रहे हैं वो चिप में क्या है वो नहीं देखते हैं। तो जो टूरिस्ट उसमें जाते हैं, तो हमको तो ब्लू फिल्म देखना तो एक आदत बन गया है। और वैसे भी हम एक जर्नी में है, टाइम पास भी होना है। ये टाइम पास के लिए जो आज हमको दंडकारण्य में जो बता रहा है आदिवासी महिलाओं के ऊपर, जब वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचारों का हाल ही में हुआ है 3 महिलाओं के साथ, आदिवासी महिला के साथ। वो बाद में एक चिप बनाया है, वो चिप टैक्सी ड्राइवर को दे दिया है, जो टूरिस्ट आते हैं उसको बता। इसमें एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट भी है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सिविल लिबर्टीज वाले जाके ये देख लिए, मीडिया को दे रहे हो करके। आप सुनिए शायद, जो 3 महिलाओं को नंगे करके अत्याचार करके मारने के बाद वही पुलिस फोटोस निकाल के मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के न्यूज़पेपर में दिया है, एक मैगजीन छपा भी है। ये होना बोल के, यानी कल तक ऐसे काम करने का जो हम गुनाहगार समझते थे, दोषी समझते थे, उसके विरोध में खड़े होते हैं। धीरे 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 टीवी के कल्चर से, जो साम्राज्यवाद के कल्चर से हमारा मन ऐसा बन गया कि ऐसे चीजों को देखना ब्लंट बन गए हैं। इसमें एक बात भी है कि ऐसे चीजें देखना तो आदत बन गई है। अगर आदत नहीं बन गई तो भी गैर से नहीं देखते हैं, अगर मन में दिल पे नहीं लेते हैं। ये इंसानियत को मारने का ये चीज जो है, सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद और सामंतवाद की चीज है, ब्राह्मणवाद का चीज है। तो आज जो भी कह सकता है, आज घर वापसी कह सकता है, आज मुस्लिम को वोट नहीं होना चल सकता है, फैमिली प्लानिंग के बाद कह सकता है। आपको याद होगा या कुछ पढ़े शायद आप, इमरजेंसी में पहली बार वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम लागू करने के लिए इमरजेंसी आया है, फंडामेंटल राइट्स अब किया है। उस समय जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी था, संजय गांधी, संजय गांधी को वर्ल्ड बैंक 2 प्रोग्राम दिया है। एक है फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट करना है। फैमिली प्लानिंग तो कभी भी देखिए वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम होता है, आज भी कह रहे हैं संघ परिवार वाले, दूसरी लोग। दूसरी बात है नगरों का सुंदरीकरण करना, आज जो पूरे देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। टर्कमन गेट में जितने भी मजदूरों का झोपड़ी पट्टे थे, उसके ऊपर ट्रक्स चला के पूरे टर्कमन गेट को खत्म कर दिए हैं सुंदरीकरण के नाम से, पहली बार 1975 में। आज तो पूरे देश पर भी चल रहा है। आज तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना विस्थापन हो रहा है कि कहो मत। झोपड़ी पट्टी वालों का, मजदूर लोगों का, बस्तियों का, आदिवासियों का, दलितों का इतना विस्थापन देश में हो रहा है कि जमीन होना चाहिए सरकार को। सरकार को जमीन होना के माने यह है कि कंपनी को जमीन होना है। जमीन न किसान को होना है, हल करने वाले को होना है, रहने वाले को होना है, किसी को जमीन नहीं चाहिए। आज कंपनी वाले को जमीन चाहिए, मैदान में नहीं, जंगल में भी जमीन चाहिए। सबसे पहले जंगल में होना, क्योंकि जमीन के साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी होना चाहिए।
जमीन के साथ मिनरल्स भी होना चाहिए, जमीन के साथ नदियां होना चाहिए, जमीन के साथ पहाड़ होना चाहिए, क्योंकि वहां जितने भी नेचुरल वेल्थ है वो लूट करके ले जाना है कंपनी वाले। सरकार किस लिए बना है? उसका एजेंट होके बना है। हमको सरकार को कुछ नाम, पार्टियों को कुछ नाम दे रहा है, कांग्रेस बोल के, बीजेपी बोल के और अकाली दल बोल के या आप बोल के, जो भी नाम हम दे रहा है, मगर आज कोई पार्टी भी राजनीति की पार्टी नहीं है, पूरे पार्टी दलाल बन के रहा है, कंपनी का दलाल रह के रहा है। एक आदानी का हो सकता है, एक अंबानी का हो सकता है, एक टाटा का हो सकता है, एक वेदांता का हो सकता है, या सब मिलकर सबका हो सकता है। ऐसे कोई राजनीति वाली पार्टी आज नहीं है, उसमें कोई फर्क की बात ही नहीं है। कुछ दिखावट के लिए होते हैं, कुछ छुपके होते हैं। महाराज जितने भी है पूरे दलाल है, साम्राज्यवाद के दलाल है, हिंदुत्व का दलाल है। ये नहीं समझते हुए हम ये इसका टक्कर नहीं ले सकते। तो ऐसे बातें सुन रहे हम आज। इसमें एक बात कह के, क्योंकि मैं कितना टाइम लेना मुझे तो नहीं मालूम, इसमें मेरा कहना है कि ये अलग से मत सोचिए कि बीजेपी सरकार में आना हिंदुत्व आना है, यानी संघ परिवार का भावजाल आना है, वैसा मत सोचिए। साम्राज्यवाद की सेवा करने वाला हिंदुत्व में राज्य में आया है, ये सोचिए। वो खुद तो मोदी कहा है। मुझे लेकर आप गुजरात की बात दिखा रहे हैं, गुजरात में इन्होंने हत्याकांड किया है, जेनोसाइड किया है बोल के दिखा रहा है। मैं आके अच्छे दिन लाऊंगा, मैं आके ये देश का विकास करूंगा, मैं आके मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया कहता है, यानी यहां की लोग यहां उत्पादन करें, ये नहीं कहता है। दुनिया भर के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी से आइए यहां अपना पूंजी लगाइए, यहां आपके लिए नेचुरल रिसोर्सेस है, जमीन है, जो भी चाहिए वो सब देखेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, यहां आइए, ये बोलने के लिए पूरे दुनिया भर में फिर रहा है। इसमें बात इतना है कि जो मनमोहन सिंह कल तक नहीं कर सका, वो बोल भी, वहां की मैगजीन्स लिख रही भी है, 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह को एक प्रोग्राम दिया गया है, अमेरिका दिया है, इंपीलिस्ट दिया है। वो प्रोग्राम जितना जोर से वो लागू करना था उतना जोर से वो लागू नहीं कर सका, इसलिए मोदी को लाया है। अगर मोदी उतना जोर से नहीं कर सके तो मोदी को भी हटाएंगे। जैसे दिल्ली में देखे हैं 2004 जनरल इलेक्शन में मोदी को कॉर्पोरेट से मीडिया पूरा बहुत प्रमोट किया है। 6 महीना भी नहीं हुआ, दिल्ली में केजरीवाल को प्रमोट किया है। 3 महीने भी नहीं हुआ, केजरीवाल का बबल भी हो गया है। यानी साम्राज्यवाद के हाथों में खिलौना बन गया है यहाँ के जो भी शासक हो। इसमें हम देशभक्त लोग सोचने की बात है कि, क्योंकि जितने भी शासन में जो लोग आए हैं उसमें कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति तो नारा तो खासकर सबसे ज्यादा संघ परिवार लोग लेते हैं। अगर ये लोग देशभक्त है तो क्यों ये देश को बेच रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में इसको क्यों बेच रहे हैं? बाहर के जितने भी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज हैं, बड़े कंपनी हैं, इनको बेचने के लिए क्यों उसका आमंत्रण दे रहा है? क्यों एफडीआई आ रहा है? क्यों डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन की बात आ रहा है? क्यों रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात आ रहा है? किसके लिए पूरे जमीन लैंड बिल आ रहा है? देश की बेचने वाले आदिवासी लोग हैं या देश को बेचने वाले आज जो शासन में बैठे हैं वो लोग हैं? ये सोचना है। इसलिए तो आज फासिज्म के विरोध में, जैसा 1930s में पूरे डेमोक्रेटिक फोर्सेस का इकट्ठा हुआ था, आज वैसे ही एक अवसर है, एक मौका है। पेट्रियट्स, डेमोक्रेट्स, हिंदुत्व को विरोध करने वाला, क्रांतिकार, सेक्युलर डेमोक्रेसी को मानने वाला, ये सब इकट्ठा होके इसके विरोध में लड़ना है। बात ऐसा नहीं कि कोई हमको दिशा नहीं है। सब कुछ लोग दिशा की बात अब तक जब आता है तो आप ये पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में देखता है तो आपको दिशा की बात आता है। इसलिए मैं पहले गए, इसके बाहर देखिए नक्सल, क्योंकि आपके पंजाब में भी नक्सल विरोधी लहर आया था,
कवि लोग, कलाकार, नेता अवतार सिंह पाश, संतराम उदास, लाल सिंह दिल, वैसे कवि आए थे। रणदीप सिंह, क्या नाम है, रणप्रीत सिंह जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, रणधावा, जो वैसे एक छात्र नेता आया था, प्रीतिपाल रणधावा वैसा छात्र के नेता आया था। बहुत से बुद्धिजीवी लोग उसमें शामिल हुए थे। जो पंजाब में नक्सलाइट मूवमेंट का जो एनकाउंटर हुआ था इमरजेंसी में, तारकुंडे कमेटी तो वही लेके इमरजेंसी के बाद एक फैक्ट किया है आंध्रा और पंजाब को लेके। इतना बड़ा एक लहर, नक्सलबरी का लहर आया है, वो लहर आज भी चालू है पूरे देश में। वैसे आज देखा जाए तो कोई ऐसा पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है जितने देश में माओइस्ट पार्टी जितने राज्यों में है। छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पंजाब, इतने, यानी वो खुद मनमोहन सिंह कहा है कि 12 राज्यों में ये तो सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट जो है माओइस्ट पार्टी बोल के मनमोहन सिंह खुद कहा है। आज जो सरकार में आए हैं वो भी वैसे देख रहा है, इसलिए तो 3 लाख सेना को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को छत्तीसगढ़ में भेजा है, इसलिए तो यूएपीए लागू कर रहा है। वैसा नहीं कि बहुत मजबूत सरकार वहां आया है, वैसा है तो फिर कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल एक्ट क्यों रहता है, नागालैंड में क्यों रहता है। देश में इतना बड़ा हिस्सा सेना के नेतृत्व शासन में है। देश में पूरब और मध्य भारत के पूरे जितने भी जंगल है, आदिवासी है, वहां जो शासन चल रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस का शासन चल रहा है। कहां है डेमोक्रेसी, कहां रूल ऑफ लॉ है। यूएपीए है, एक समय टाड़ा था। तो ऐसी स्थिति में इसके विरोध में जो क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा है, और क्रांतिकारी संघर्ष चलाते हुए 6 साल से एक अल्टरनेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेके जो जनता सरकार चल रहा है, इसलिए तो हम 2006 में जो रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेट फ्रंट बनाए हैं, हमारा प्रोग्राम यह है कि आप जो डेमोक्रेसी समझते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोल के समझते हैं, वो जब बुर्जुआ डेमोक्रेसी भी नहीं होता है, वो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज रूलर्स का एक डिक्टेटरशिप है, साम्राज्यवाद और सामंतवाद का एक डिक्टेटरशिप है। उसके विरोध में जनता का क्रांति से जनतंत्र बन रहा है, नीचे से बन रहा है, ग्रासरूट से बन रहा है, आदिवासी दलित लोग बना रहा है, किसान मजदूर लोग बना रहा है, महिलाएं बना रहे हैं, माइनॉरिटीज बना रहा है। वो जनता सरकार से ही, वैसे रेवोल्यूशन से ही, क्रांति से ही जनतंत्र बनेगा। ये प्रचार करने के लिए हम रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेट फ्रंट बनाए। आंध्रा में तो उसका कॉन्फ्रेंस होते ही उसका बयान कर दिया है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूं, उसको बयान कर दिया है, कर दिए। हमारा वाइस प्रेसिडेंट को मार डाले हैं। घंटी प्रसाद जो है, जो 30 साल क्रांति में काम किया था, जो रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेट फ्रंट का वाइस प्रेसिडेंट बना था, नेल्लूर में ब्रॉड डेलेट में उसको मार डाले हैं। और जनरल सेक्रेटरी साई बाबा को, जो 90% डिसेबल्ड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल है, पूरे देश विदेश भी फिरा है रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हुए, या डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ते हुए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में दलितों के लिए रिजर्वेशन के लिए लड़ते हुए, या 4 ईयर डिग्री कोर्स के विरोध में लड़ते हुए। जितने भी 20 साल से डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहां चल रहा है, उसमें जो शामिल है, वो साई बाबा को 1 साल से नागपुर में अंडा सेल में, यानी आइसोलेशन में रखा है, और कहता है कि सबसे खतरनाक बुद्धिजीवी है। वो जो दंडकारण्य में चल रहा है मूवमेंट, वो मूवमेंट का वो एक अर्बन कनेक्शन है। और अगर उनको कोर्ट में ले गए तो 100 पुलिस व्हीकल्स आता है, हजारों लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके साथ एस्कॉर्ट आते हैं, उसके सामने लैंडमैन व्हीकल जाता है। उसको ऐसे बताना चाहते हैं कि एक डेडेड टेररिस्ट ऐसा जाता है। पूरे मुस्लिम्स तो ये देश के टेररिस्ट हैं, पूरे आदिवासी लोग यहाँ माओइस्ट हैं। ये चेतना को मिडिल क्लास में बनाने के लिए जो सरकार कोशिश कर रहा है।
और हम इलेक्शन बाइकआउट के जो नाम लेके जो पर्चे बांटे हैं, तो उसको जब उत्तराखंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जीवन चंद्र बोल के हमारा जो ऑल इंडिया कमेटी मेंबर है उसको अरेस्ट किए हैं। आरडीएफ का एक मीटिंग केरला में करने के लिए प्रोफेसर जगमोहन को, प्रोफेसर अमित भट्टाचार्य को, प्रोफेसर हरगोपाल को बुला के 100 साल का क्रांति और 100 साल का युद्ध, 100 साल का युद्ध बोले तो 1914 से 2014 तक जो युद्ध हुआ है, 100 साल का क्रांति बोले तो गदर पार्टी से लेकर आज तक जो क्रांति आ रहा है, ये लेके एक सेमिनार करने चाहे तो वो हमारा ऑल इंडिया कमेटी मेंबर जो अजयन है उसको केरला में अरेस्ट करके सेडिशन केस लगाया है। फिर भी इतने झेलते हुए भी हम ये कहना है कि दोस्तों, साथियों, अगर आप एक रियल डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, किसान मजदूर के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो बेहद कश लोगों के लिए एक अच्छे समाज को, एक अच्छा सपना को देखना चाहते हैं, तो क्रांति से ही होना हो रहा है। सिर्फ एक क्रांति ही साम्राज्यवाद को, ब्राह्मणीय सामंतवाद को, हिंदुत्व को विरोध करने वाला है। उसमें आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, वो मोदी को देख के डरने की कोई बात नहीं है। मोदी तो एक एक्सप्रेशन है, एक मैनिफेस्टेशन है, कितने साल से जो गुजर रहा है उसको विरोध करने में, क्योंकि वैसे तो मुट्ठी भर के शासन वर्ग है, हम तो 1,120 करोड़ जनता है, मेहनत कर जनता है, काम करने के लिए है हाथ और हथियार लेने के भी हाथ है। तो ऐसे जो बाहर चल रहा है, ये फ्रेमवर्क से बाहर होके इसके बारे में सोचिए, क्रिटिक भी करिए। वहां आके जो हो रहा है दंडकारण्य में, वो आके खुद देखिए। वैसे जाके लिखे सब लोग, अरुंधति राय वैसे लोग हैं, बीडी शर्मा खुद जो गांधीयन है, बस्तर में जो आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं उसके समर्थन में पूरे जीवन भर, क्योंकि बस्तर के कलेक्टर रहा हूं, बस्तर के कलेक्टर से लेकर आज तक डेमोक्रेटिक राइट्स में काम करते हुए बस्तर के आदिवासी के जो संघर्ष है वो एक न्यायपूर्ण संघर्ष होकर वो समझ रहा है। प्रोफेसर जगमोहन है, वैसे नहीं कि पूरे माओइस्ट लोग हैं, जहां वो हो रहा है उसका समर्थन दे रहा है। तो सोचिए, यहाँ के मीडिया लोग भी हो सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हो सकते हैं, अपने अपने भावना होते हुए भी आज समझने की बात है कि न्याय और अन्याय के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष में एक पक्ष लेने का समय, जैसा फासिज्म के विरोध में 1930 में एक पक्ष लेने का समय आया था, बुद्धिजीवियों के लिए आया था, जैसे गोरकी लिखा है कि ऑन हुज साइड आर यू इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग आप किसके साथ हैं। यहां भी हम जब व्यसन बनाए थे वैसे काल दिया है, इसलिए तो सब लोग बुद्धिजीवी लोग, कवि, कलाकार उसके पक्ष में आए हैं। आज वैसे समय आया है, वैसे फासिस्ट रूल भारत में आया है, वैसे फासिस्ट रूल पूरे। देखिए अब आगे कैसे सिंबल को रख रहे हैं। एक बात सोचिए आप, जब ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट बना है कि बहुत से लोग, मीडिया भी लिखा है कि पहली बार जो व्हाइट अमेरिका है, यानी श्वेत जाति यूरोपियंस रहने वाले अमेरिका है, वहां हाफ मुस्लिम हाफ ब्लैक प्रेसिडेंट बना है। इससे क्या होना है? यह है डेमोक्रेसी। दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का डेमोक्रेसी है, वो अमेरिका में है। देखिए आज अमेरिका में एक ब्लैक और मुस्लिम, हाफ ब्लैक हाफ मुस्लिम, वैसे ओबामा सरकार में आया है। इससे क्या ज्यादा होना है? खुद मोदी कह रहा है और उसको समर्थन करने वाले भी कह रहे हैं कि चाय बेचने वाला, बैकवर्ड कास्ट से आने वाला, क्योंकि यहां ब्राह्मण के शासन थे, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, वाजपेयी हो, जितने भी थे ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर थे। पहली बार चाय बेचने वाला एक बैकवर्ड कास्ट का प्राइम मिनिस्टर आया है। यानी अपनी उंगली अपने आंख में रखो। ब्लैक मुस्लिम होते, और ओबामा के 8 साल जमाने में अमेरिका का हथियारों का व्यापार किसी प्रेसिडेंट के समय में इतना नहीं हुआ था, किसी प्रेसिडेंट के समय में।
इतना हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है, बेच रहा है, युद्ध करवा रहा है। यमन के ऊपर सऊदी अरेबिया और हथियारों का इस्तेमाल करता है। अमेरिका का काम ही है, अमेरिका का एग्जिस्टेंस है कि हथियारों को बेच दो, फार्मास्यूटिकल्स को बेच दो और लिकर को बेच दो, इससे रिच बन जाओ। आज हमारे देश में भी चल रहा है। तो हमने से ही एक सिंबल को चुन लेके हमारे उंगली हमारे आंखों में रखने की कोशिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो रहा है, उसके विरोध में क्रांति बनाने के एक विश्व दर्शन लेके क्रांति बनाने के एक दिशा वो चल रहा है। वो दिशा के तरफ देखिए, सोचिए, क्रिटिक कीजिए। ये कहने के लिए जो मुझे आप मौका दिया है, खासकर रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के तरफ से ये बातें आपके सामने रखने के जो मौका दिया है, मैं आपको बहुत आभारी करते हुए लाल सलाम।